1983 में अमित शाह आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लीडर बनते हैं और 1984 में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके 3 साल बाद 1987 में वो बीजेपी के युवा मोर्चा में एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वहां से वो धीरे धीरे वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंचते हैं। 1991 में अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी के लिए लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन भी चलाते हैं और इलेक्शन जीता भी देते हैं और उसके बाद 1995 में अमित शाह अहमदाबाद के सरखेज से एमएलए बनते हैं और लगातार 4 बार एमएलए बनते हैं। उसके बाद सीधा 2009 में अमित शाह को गुजरात के धनवान मतलब कि कैश रिच गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जीसीए के वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और साथ में उनके बेटे जय शाह को भी जीसीए का मेंबर बनाया जाता है। फिर 5 साल बाद 2014 में अमित शाह मोदी जी के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और मोदी जी के पीएम बनते ही अमित शाह प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बन जाते हैं और 30 मई 2019 के दिन अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते हैं। अमित शाह के ये 40 साल के पॉलिटिकल करियर में उनका करियर ग्राफ ऊपर ही जाता दिखाई दे रहा है, जैसे कोई स्मार्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक कंपनी चलाता हो। पर अमित शाह भी कोई एक बिजनेसमैन से कम नहीं है। एक बिजनेसमैन की तरह अमित शाह भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उसको ग्रैब करते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं और उनसे काम करवाते हैं और उनकी ये डिटेल स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। गवर्नमेंट के एक डेटा के अनुसार अमित शाह की टोटल नेटवर्थ है करीब 40 करोड़ रुपए, जो अमित शाह ने खुद बताई थी, जिसमें से 38 लाख रुपए अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिटेड है और 22 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और शेयर्स है, 22 लाख के इंश्योरेंस, 1 करोड़ के करीब सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज और फिर जमीन, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह सब मिला के 16 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। तो ये 40 करोड़ की टोटल नेटवर्थ अमित शाह ने 2019 में खुद बताई थी। पर कुछ मीडिया कंपनीज के हिसाब से अभी 2023 में अमित शाह की टोटल नेटवर्थ है करीब 145 करोड़ रुपए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी एमपीज है, उसमें से 43% एमपीज ने अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर किया है और उसमें से एक अमित शाह भी है और अमित शाह के ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग है। तो चलिए ये सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। मेरा नाम है मनन सोनी जी और मैं उनके वीडियोस बनाता हूं जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले तन मन धन से। चलिए सबसे पहले मैं आपको अमित शाह के ऊपर जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो बता देता हूं। अमित शाह के ऊपर हाल में 4 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और उसमें धाराएं जो उनके ऊपर लगी है वो है 153A, 153B, धारा 436, 499, धारा 500, 503, 504 और 506। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो अमित शाह के ऊपर डिफेमेशन का केस, किसी को धमकाना, फिजिकल हार्म पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना, दंगा करना और करवाना और आग लगवाना जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो, और 2 रिलीजियस ग्रुप्स या फिर 2 पॉलिटिकल पार्टी को भड़काना और उसमें ऐसे काम करवाना जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, वैसे केसेस अमित शाह के ऊपर लगे हुए हैं। लेटेस्ट अभी जनवरी 2019 में एक एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर हुई थी वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के काठी नाम की जगह पर। बीजेपी की एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जिसमें अमित शाह जी ने कुछ भड़कावनारे भाषण दिए थे और उसके चलते बीजेपी वर्कर्स ने वहां की जो कांग्रेस पार्टी ऑफिस थी वो तोड़ दी थी और कुछ गाड़ियां और बाइक्स वो भी जला दिए थे। तो ये इसी केस के कारण ये सारी धाराएं इनके ऊपर लगाई गई थी। वैसे 2010 में अमित शाह के ऊपर मर्डर का भी आरोप लगाया गया था सोहराबुद्दीन केस में। ये केस कुछ ऐसा था कि सोहराबुद्दीन शेख जो था वो राजस्थान के कोई मार्बल ट्रेडर को हरेस करता था और उससे पैसे वसूलता था। तो वो मार्बल ट्रेडर ने परेशान होकर अमित शाह को पैसे दिए ये सोहराबुद्दीन शेख को मारने के लिए और फिर उसके बाद सोहराबुद्दीन शेख, उसकी वाइफ कौसर बाई और एक तीसरा क्रिमिनल था तुलसीराम प्रजापति, वो तीनों एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और आरोप ये होता है कि ये एक फेक एनकाउंटर था, ये एक सोची समझी चाल थी उनको मारने के लिए। और इसी केस में जुलाई 2010 में अमित शाह को अरेस्ट किया जाता है और फिर 3 महीने बाद अक्टूबर 2010 में उनको बेल भी मिल जाती है, पर उनको गुजरात में रहने पर बैन लगा दिया जाता है और उसके बाद अमित शाह और उनकी वाइफ 2012 तक दिल्ली में रहते हैं। और फिर 2014 में अमित शाह को ये केस से डिस्चार्ज किया जाता है एविडेंस ना मिलने के कारण और ऐसा बताया जाता है कि ये एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा था उनको फंसाने के लिए। तो गत्वा सत्य का ही विजय होता है और मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, मैंने पहले दिन से कहा था झूठे हैं, न्याय की अदालत में टिक नहीं सकते। चलिए अब मैं आपको अमित शाह की पूरी कहानी बताता हूँ कि कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई आगे बढ़ने के लिए और कैसे आज वो होम मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंचे हैं। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म हुआ था मुंबई में 22 अक्टूबर 1964 के दिन।
पर उनकी जो पूरी फैमिली थी वो गुजरात के मानसा गांव में रहती थी और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो ये गांव में नगर शेठ थे, मतलब कि जो गांव के बनिया शेठ जो होते वो, मतलब कि वो गांव के रिच धनाढ्य लोग थे। और अमित शाह के फादर अनिल चंद्र शाह का पीवीसी पाइप का बिजनेस था। गांव में स्कूलिंग करने के बाद अमित शाह अहमदाबाद की सीयू शाह कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और बायोकेमिस्ट्री की डिग्री लेने के बाद अमित शाह अपने फादर के पीवीसी पाइप के बिजनेस को भी संभालते थे। और अमित शाह ने थोड़े टाइम बैंक में एज अ स्टॉक ब्रोकर भी काम किया हुआ है, मतलब कि बिजनेस की नॉलेज उनको पहले से ही है और यही बिजनेस की एक्यूमेन उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में भी यूज की है। चलिए बताता हूँ। देखिए, बचपन से अमित शाह आरएसएस में जुड़े हुए हैं और कॉलेज के टाइम पे वो आरएसएस में स्वयंसेवक भी बने थे और वहीं पे वो पहली बार 1982 में नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उस टाइम पे मोदी जी आरएसएस में प्रचारक हुआ करते थे, मतलब कि जो भी जिले में यूथ एक्टिविटीज होती है उसे वो हैंडल करते थे। अमित शाह 1983 में आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लीडर बनते हैं और उसके बाद 1987 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और थोड़े ही टाइम में वो बीजेपी के युवा मोर्चा में एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और फिर अमित शाह बीजेपी में सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से हैंडल करने लगे कि वो धीरे धीरे वहां पे तालुका सेक्रेटरी, फिर जिला सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और फिर जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंच गए। अमित शाह अपनी मैनेजमेंट स्किल्स और लोगों से काम निकलवाने के लिए जाने जाते थे और तभी उनको 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने का मौका मिलता है और वो खरा साबित हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी इलेक्शन जीत भी गए। और अब 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही थी और तब बीजेपी की मेन राइवल थी कांग्रेस और उस टाइम पे कांग्रेस का छोटे छोटे गांव में और रूरल एरियाज में बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। और तब मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी लगाई कि जितने भी सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर होंगे उन्होंने उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी क्योंकि जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं उन्होंने पहले तो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करी हुई होती है, तो फिर उसके बाद जो ये सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं वो कोई ना कोई इलेक्शन हारे हुए होते हैं पर उनके पास अच्छी खासी जनता भी होती है और उनको पावर भी चाहिए होती है। और ऐसे छोटे छोटे गांव और रूरल एरियाज मिलाकर उन्होंने टोटल 8000 जितने लीडर्स बीजेपी में ज्वाइन करवा दिए और यही सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने अर्बन एरियाज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी लगाई और उसके चलते बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है और केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बनाया जाता है। ऐसे ही सिमिलर स्ट्रेटेजी 2014 की जनरल इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में भी लगाई गई थी पर थोड़े बड़े स्केल के ऊपर। यूपी में 2012 में समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी और अमित शाह ने ये नोटिस किया कि इलेक्शन के बाद यूपी की जनता उतनी खुश नहीं है, वो थोड़ी डिसअपॉइंट हुई है क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जो भी प्रोमिसेस किए थे वो इलेक्शन के बाद पूरे नहीं हुए थे। और दूसरा कि यूपी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में 27% ओबीसी की जो रिजर्वेशन थी उसमें से 4.5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को दे दी, तो उससे ओबीसी वोटर्स बहुत डिसअपॉइंट हुए थे और ये एक अपॉर्चुनिटी थी अमित शाह के लिए। अमित शाह ने डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करने का प्लान बनाया। यूपी में टोटल 1,40,000 वोटिंग बूथ है और सारे बूथ के लिए 7 से 10 लोगों की टीम बनाई गई और ये 1,40,000 वोटिंग बूथ पे जितने भी वोटर्स थे उनकी एक लिस्ट निकाली गई और ये जो टीम उनके लिए अपॉइंट की गई थी वो वहां पर जाके कैंपेनिंग करते थे। 450 जितनी जीपीएस वाली वीडियो वाहन ऐसी बनाई गई जो ऐसे छोटे छोटे गांव में जाकर प्रचार करती थी जहां पर आज तक कोई भी मीडिया वाला नहीं पहुंचा था। और ये बीजेपी की टीम इतनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं वो क्रॉस चेक करने के लिए आरएसएस की मदद ली गई। आरएसएस के वॉलंटियर्स ये क्रॉस चेक करते थे कि बीजेपी के वर्कर्स को जो भी टारगेट दिया जाता है कि उनको हर रोज इतने हाउस होल्ड को जाके मिलना है वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं। और दूसरी तरफ अमित शाह जी मोदी जी के लिए बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे, मेगा रैलीज, और उस मेगा रैली में बड़ी तादाद में लोगों को लाने के लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई गई। उन्होंने हर गांव के लिए एक गाड़ी एलोकेट की जो लोगों को बिठा के रैली तक लाएंगी और उनको वापस भी रखने जाएगी। पर अमित शाह ने ऐसा बोला कि इसके लिए बीजेपी अपने फंड में से कोई भी पैसा या गाड़ियां नहीं देगी और जो भी पार्टी वर्कर अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन का और गाड़ी का इंतजाम करेगा उसको उस गांव का बीजेपी का लीडर बना दिया जाएगा। अगेन यहाँ पर भी वही बात आ गई कि जितने भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं अपने अपने एरिया में उनको पावर चाहिए होती है, तो अगर बीजेपी के लिए काम करने से अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो उनको भी पावर मिलेगी। और ऐसे ही मेगा रैलीज ऑर्गेनाइज करके मोदी जी की ब्रांडिंग की जाती थी और सिर्फ यूपी में नहीं, यूपी के बाहर भी मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनाई गई जो आज भी बरकरार है।
देखिए इसी तरह से मैंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात कि मैंने 30 दिनों में पेट अंदर करने की एक चैलेंज ली है और उसकी रील्स में इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे @मनन फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं तन मन धन से।